जय हिंद एवरीवन। हर वेंसडे की तरह आज हम आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। लास्ट वेंसडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी बिकॉज उससे प्रीवियस वीक आईआर रिलेटेड कुछ ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आया नहीं था। आज की क्लास में हम जो एक दो चीज़ थोड़ी बहुत थी उसको भी आज की क्लास में क्लब करके आज हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टाइम कवर होगा वो होगा 20 अप्रैल से लेकर और 4 मई तक के करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। चलो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो हैं, सबसे पहले इंडिया आसियान की मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, साउथ चाइना सी में भी हो रही है वो आसियान क्या है और इस मैरीटाइम एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा होगा। सेकंड जो हम कवर करने वाले हैं चीज़ वो है 19 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये डिज़ायर अपनी एक्सप्रेस की है दैट दे वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स। अब इसमें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो ब्रिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलरली ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा, हमें पता हो कि वाई कंट्रीज वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स, क्या ये ऐसा ऑफर कर रहा है ब्रिक्स, या अगर ऐसा हो जाता है लेट्स से ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इस तरह की कंट्रीज अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करती हैं तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चेंज आता है। तीसरी चीज, आपने शायद इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, सी राजा मोहन ने एक आर्टिकल लिखा था कि हाउ साउथ जो ये अपना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसमें इंडिया को क्या बेटर करने की जरूरत है, अभी उसकी सिचुएशन क्या है। तो SCO के ऊपर एक काफी बड़ा एडिटोरियल था। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट एडिटोरियल फॉर यू एंड विल ऑल्सो सी कि इस एडिटोरियल से हमें एग्जाम में क्या आ सकता है। फिर उसके बाद में आपने आर्टिकल पढ़ा होगा सुहासिनी हैदर का द हिंदू में। दैट आर्टिकल वाज अबाउट न्यूक्लियर लायबिलिटी। जैतापुर जो प्रोजेक्ट है जो फ्रांस की कंपनी लगा रही है इंडिया में, महाराष्ट्र में, उसके ऊपर वो आर्टिकल था। न्यूक्लियर लायबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा स्टैटिक पोर्शन में। जब आप मेरे साथ में इंडिया US से करोगे तो उस समय मैं आपको इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील पढ़ाऊंगा, वहां पर हम उसको बहुत डिटेल में करेंगे। यहां पर भी हम आज भी आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियर लायबिलिटी क्या होती है और इश्यूज क्या हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हिंदू में ही एक और आर्टिकल था अबाउट हाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर जो एक्सरसाइज की जाती है, दे आर मोर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स रादर देन ऑन मॉरल ग्राउंड्स। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर क्लास की तरह आज भी हम कपल ऑफ MCQs एंड 1 क्वेश्चन ऑन मीन्स हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने बच्चे ये शायद द हिंदू में ये देखा ही होगा, ये वहीं का स्क्रीनशॉट है, दैट इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फ्रॉम May 2 to 8। अब सबसे पहली चीज जो हमें देख लेनी चाहिए वो है कि ये साउथ चाइना सी है कहाँ पर और ये आसियान कंट्रीज कौन सी हैं और इनका मैप कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि हमें मैप्स वगैरह बहुत अच्छे से आते हो। तो सबसे पहले ये देखो बच्चे, म्यांमार को हम बोलते हैं इंडियाज गेटवे टू द आसियान, क्योंकि अगर आप देखोगे म्यांमार के साथ में इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। देन ये वाला जो एरिया है ना सारा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये ताइवान, ये वाला जो इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोल रहे हैं आसियान रीजन। ये वाली इसकी जो है 10 कंट्रीज हैं। साउथ चाइना सी वाला रीजन कौन सा है, ये देखो, ताइवान से नीचे और ये वियतनाम के ईस्ट में और फिलीपींस के वेस्ट में और इंडोनेशिया के ऊपर वाला जो ये एरिया है इसको हम बोल रहे हैं साउथ चाइना सी। दिस एरिया साउथ चाइना सी भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव एग्रेसिव पॉलिसी के साथ में यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में रहता है। तो हमें पहले तो यही पता हो आसियान की कंट्रीज कौन सी हैं, आसियान का रीजन कौन सा है, और अगर आप देखोगे तो आसियान का मेंबर कौन नहीं है, साउथ कोरिया आसियान का मेंबर नहीं है, ताइवान आसियान का मेंबर नहीं है, जापान आसियान का मेंबर नहीं है, और ऑफ कोर्स चाइना तो आसियान का मेंबर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना को ही तो एक तरह से काउंटर करने के लिए आसियान बनाई गई। ये जो एशियन कंट्रीज है ना जो सारी मिलकर जिन्होंने आसियान ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इनको भी ये लगा से अगर मैं फिलीपींस हूँ, कोई वियतनाम है, कोई कंबोडिया है, उसको लगेगा कि यार हाउ कैन आई टेक ऑन चाइना 1-on-1, चाइना के साथ तो मैं अकेला तो हैंडल ही नहीं कर सकता हूँ। तो हाउ अबाउट ऑल ऑफ अस वी गेट टुगेदर एंड वी मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम चाइना को अच्छे से मतलब थोड़ा बोल्डली उसके साथ में डील कर सके। तो आपको ये मैप जरूर करना है अच्छे से, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये समझ आ गया कि डेवलपमेंट क्या हुई है, वाई आसियान या ये रीजन न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया आसियान
मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडियन नेवी और आसियान की नेवी वो आपस में जॉइंटली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। नाउ इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स इंडिया की जो मिलिट्री कॉपरेशन है आसियान के साथ में वो बढ़ेगा, इंडिया की नेवी को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। और ये होगी कहाँ पर, ये वाली एक्सरसाइज सिंगापुर एंड साउथ चाइना सी में, ये वाला जो रीजन है इधर ही एक्सरसाइजेज होंगी। इंडिया की तरफ से आपको पता हो कि INS दिल्ली और एक और INS सतपुरा जिसको हम बोलते हैं SATPURA, ये जो इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, इंडिया की तरफ से ये पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि आपको इतनी डिटेल में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में कौन से वाले वेसल ने पार्टिसिपेट किया था, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता हो। कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी होता है डिफेंस में, तो इसलिए ठीक बात। तो आई होप आपको एक बेसिक सी चीज समझ आई कि है क्या, खबर क्या है कि इंडिया और आसियान नेशंस सिंगापुर और साउथ चाइना सी में जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। और ये रीजन आपको पता हो, आसियान का मैप आपको अच्छे से कर लेना है। सेकंड न्यूज हमारे पास में थी ब्रिक्स से रिलेटेड। ये आपने अगेन इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल शायद पढ़ा होगा कि 19 कंट्रीज दे आर एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट इन जॉइनिंग ब्रिक्स। तो जैसे हमने आसियान का मैप देखा है, सबसे पहले हम ब्रिक्स का भी मैप देखते हैं कि कंट्रीज हैं कौन सी। तो आप अगर मैप में देखेंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले होगी ब्राजील, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी एक कंट्री जिसको हम बोल सकते हैं वो है ब्रिक्स। फिर उसके बाद में अफ्रीका की साउथ अफ्रीका, ये लास्ट थी ज्वाइन करने में। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका नाम था ब्रिक, फिर इसमें बाद में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया तो इसका नाम बन गया ब्रिक्स। तो सबसे पहले ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ये देखो रशिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री लैंड वाइज, रशिया, एंड देन चाइना एंड इंडिया। तो ये जो है पहले तो खबर क्या है कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन, ईरान, ये सारी कंट्रीज क्या बोल रही है कि यार हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बना लो। तो हमें सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि ब्रिक्स है क्या। बेसिकली ब्रिक्स एज यू सी कि ये जो कंट्रीज हैं इनकी एक बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक तरह से आप लगा लो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्री भी है, यूरोपियन, अगर हम रशिया को ले तो यूरोपियन कंट्री भी है, साउथ एशियन कंट्री भी है, एशियन कंट्री भी है और अफ्रीकन कंट्री भी है। 2009 में ये बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। ये आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। अब ये नाम कहाँ से आया ब्रिक, ये बनी क्यों या कैसे बनी? अगर हम इसके ओरिजिन में जाए ना तो गोल्डमैन सैक्स के एक बैंक है बहुत बड़ा, उसके एक बहुत बड़े काइंड ऑफ बैंकर बोल दो और एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट भी अब उनको बोलते हैं हम, जॉन मैकोनील थे, सॉरी आई बेग योर पार्डन, जिम ओनील थे। तो जिम नील ने क्या किया कि एक टर्म दी, उन्होंने बोला कि यार यू नो व्हाट, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज से तकरीबन 20-22 साल पुरानी, कि उन्होंने बोला कि यार आज आपको लग रहा है कि मेजर इकोनॉमीज हैं USA, जापान, UK, जर्मनी, ये आपको मेजर इकोनॉमीज लग रही हैं, पर आने वाले टाइम में कौन सी इकोनॉमीज इमर्ज करेंगी जो बहुत आगे जाएंगी इकोनॉमिकली? वो थी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अब अगेन यू विल हैव टू गो, आज आपको जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, बट आज से 20-22 साल पहले USA, जापान, जर्मनी, UK, ये वाली कंट्रीज को अगर आप कंपेयर भी करने जाते ब्राजील से या साउथ अफ्रीका से या इंडिया से या इवन रशिया से, रशिया भी टूट गया था उसे 10 साल पहले, तो एनीबडी वुड हैव लाफ्ड कि यार कहाँ कंपेयर कर रहे हो, कहाँ जापान, कहाँ इंडिया, कहाँ से जर्मनी, कहाँ ब्राजील, ये तो कंपैरिजन भी नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक है, डेवलपिंग है, लोग हैं, बेटर हो रहे हैं पहले से, बट कंपैरिजन नहीं है। पर उन्होंने इस तरह की एक तरह की फोरकास्टिंग की जिस फोरकास्टिंग को काफ़ी सपोर्ट मिली। तो आज की डेट में भी अगर हम देखें तो ये वाली जो कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन वाइज जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना आ गया तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट इट विल रिप्रेजेंट तकरीबन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो ऑलमोस्ट 41% जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में अब ग्लोबल ट्रेड में भी ऐसा माना जाता है, आज की डेट में तो ये माना जाता है कि 15-16% पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। बट इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अनदर 10-ish years, 8 से 10 सालों में, इफ नॉट 5 years, तो एटलीस्ट 8 से 10 सालों में तो इट विल रिप्रेजेंट एटलीस्ट 35% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल ट्रेड। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई
आगे निकलते मतलब ऐसे इमर्ज कर रही है। अब इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं। बेसिकली क्या है कि जो हमारे वर्ल्ड बॉडीज है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या IMF है या इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की बॉडीज में ऐसा देखा गया, स्पेशली वर्ल्ड बैंक और IMF में, कि USA का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। तो रशिया को, चाइना को एंड टू ग्रेट एक्सटेंट इंडिया को भी ऐसा लगता था कि यार कुछ ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, देयर शुड बी मल्टीलेटरल वर्ल्ड, ज्यादा सारे पावर सेंटर्स होने चाहिए और पावर शुड बी डिफ्यूज्ड इंटरनेशनली एंड नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन कंट्री और से कॉन्सेंट्रेटेड इन कपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसको ध्यान में रखकर हमेशा से इनको ऐसा लगता था कि यार ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। एक बैंकर ने आइडिया फ्लोट किया, धीरे धीरे कंट्रीज ने मिलना शुरू किया और धीरे धीरे फिर ये प्रॉपर एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई। इस ऑर्गेनाइजेशन में आज एक इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से बैंक बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी UPSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लेट्स से कोई एक कंट्री है, उस कंट्री ने फॉरेन ट्रेड किया काफी, मान लो इंडिया बहुत फॉरेन ट्रेड कर रही है, बदले में इंडिया को बहुत सारे डॉलर्स देने हैं या बदले में इंडिया को बहुत सारे से यूरोस देने हैं, बट इंडिया के पास में डॉलर्स या यूरोस कम हो गए क्योंकि हमें बहुत सारा तेल खरीदना पड़ गया। तो ये क्या करेंगे, Within this BRICS organization there is this contingency reserve arrangement, CRA बोलते हैं उसको, वो भी बनाया है, जिसके अंडर वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये लो हम आपको डॉलर दे रहे हैं, ऑफ कोर्स उसकी जो भी कॉस्ट होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी कर रहे हैं ये, कि बैंक्स बना रहे हैं, CRA जैसी चीज़ें बना रहे हैं, फिर कस्टम्स अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, फिर एक और चीज़ कर रहे हैं, जैसे ना आपने देखा होगा कि रेटिंग्स होती हैं कंट्रीज की भी या इंडिविजुअल्स का भी सिबिल स्कोर होता है, इंडिविजुअल की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, जिसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि सर आपको इतना लोन मिल जाएगा, इतने कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। वैसे ही कंट्रीज की भी रेटिंग्स होती हैं जिसको कुछ कंट्रीज देती हैं, सॉवरेन रेटिंग। जैसे एक कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक ऑर्गेनाइजेशन है S&P, सिमिलरली एक जैसे क्रिसिल हो गई, इस तरह की कुछ बॉडीज हैं जो रेटिंग्स देती हैं। ऐसा देखा गया है कि वो कंट्री जो उस हिसाब से नहीं चल रही जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है, तो उसकी सॉवरेन रेटिंग कम हो जाती है। तो इसमें भी व्लादिमीर पुतिन ने कुछ साल पहले बोला था कि अंडर ब्रिक्स वी शुड कम अप विद आवर ओन अल्टरनेटिव सॉवरेन रेटिंग सिस्टम एज वेल, कि ये जो है ना फिच एंड मूडी, एक आपने और नाम शायद सुना हो, फिच एंड मूडी। तो व्लादिमीर पुतिन का ये मानना था कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जो है, और या फिर ये फिच एंड मूडी जो है, या फिर ये क्रिसिल है, ये सब जो है बहुत ज्यादा USA कंट्रोल्ड है और ट्रांसपेरेंट नहीं है इनकी रेटिंग। सो वी शुड ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव वे मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग रेटिंग्स। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है कि आज मैं किसी कंट्री की रेटिंग गिरा देता हूँ, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को लगता है नहीं यार इसकी तो ना रेटिंग बहुत नीचे है, यहाँ पर मे भी उतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं आएंगी, या मे भी यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी सेफ नहीं रहेगी, इस तरह की चीज़ें उन्हें लगती हैं। तो इस वजह से USA जो है एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी हो उसको भी मैनिपुलेट कर पाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बात करते हैं। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इन्होंने ये भी बोला था कि हम कोई न्यू करेंसी भी प्लान करें ताकि डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो। तो आई होप कि आपको एक बेसिक सा आइडिया लगा कि ब्रिक्स है क्या। इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स की बहुत सिग्निफिकेंस है। पहले तो देखो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल सेंस में देखें तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को ये कि यार USA को भी तो बैलेंस करना है, USA को ऐसा ना लगे कि यार इंडिया क्या है, डोरमेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। USA को भी परमानेंटली एक वो रहता है कि हाँ यार इंडिया के पास एक बैलेंसिंग वो है रशिया और चाइना वाले एक्सिस को के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक। अगर कल को ब्रिक्स जो है एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा आगे इमर्ज करता है, G20 नेशंस में ब्रिक्स कंट्रीज जो है बहुत अच्छे इमर्ज करती हैं और इंडिया के उनके साथ में बहुत अच्छी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, तो ऑफ कोर्स इंडिया को फायदा होगा। फिर उसके बाद में लेट्स से चाइना, रशिया, ये मिलके कोई भी, और बाकी कंट्रीज भी ऑफ कोर्स, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कल को से टेररिज्म के अगेंस्ट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट या कोई भी इस तरह की कोई भी इस तरह का कोई इशू है उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म का इंडिया भी पार्ट होगा तो इंडिया को उससे बेनिफिट होगा। सिमिलरली कोई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके की तो इंडिया को जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी है यहाँ पर
कि इंडिया को एक स्टैचर प्रोवाइड होता है, बट ये तो पेपर पे सब सही है। अगर हम ग्राउंड पर जाएं तो यार ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत मसले हैं। वो क्या इश्यूज हैं? पहले तो रशिया एंड चाइना के भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं। इनके भी डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों कंट्रीज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कम्युनिस्ट रिजीम्स रही हैं, इनके अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सिमिलरली इंडिया और चाइना हमारे तो हैं ही है जो इश्यूज हैं। तो पहला तो क्या है कि अगर मैं इकोनॉमिक सेंस में बात करूं, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक डाइवर्जेंसेस हैं। आज की डेट में रशिया भी स्ट्रगल कर रहा है रिसेशन टाइप, वैसे तो वो वॉर में ही है पिछले 1 साल से। ब्राजील की इकोनॉमी भी एक्सपीरियंस कर रही है रिसेशन, चाइना भी रिसेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। इंडिया जो है, इंडिया में भी मतलब ठीक है, आपके पास में अलग अलग डेटाज आते रहते हैं, बट इकोनॉमी जो है वो थोड़ी शेकी चल रही है। तो पहले तो यही है कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी शेकी है। दूसरा है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब आप देखो ना, जैसे रशिया ने अटैक किया हुआ यूक्रेन के ऊपर, तो इंडिया का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? इंडिया से तो नहीं बोल सकता कि हाँ यार हम बिल्कुल ऑल टुगेदर रशिया के साथ खड़े। चाइना प्रॉब्ली शायद बोल भी पाए। फिर इंडिया के और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं, तो रशिया तो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार ये लो, ये हमारा स्टैंड है, हम तो इंडिया के साथ में खड़े हैं, एंड वी स्ट्रांगली डायरेक्ट चाइना टू पुल आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि जैसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक बना तो दिया, जो मैं आपको बता रहा था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है और इसके चेयरपर्सन जो थे वो इंडियन थे। आईसीआईसी बैंक के जो हेड होते थे उनको बनाया था। अब है क्या कि बना तो दिया है, बट अभी भी ये कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएगा या कर पा रहा है, और कितनी बेटर रिटर्न्स आ रही हैं, ओनली टाइम विल टेल। सेम इज ट्रू अबाउट कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, कि कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो है ना, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज का एक पूल बना दिया कि कल को किसी भी कंट्री को अगर फॉरेन करेंसी चाहिए होगी तो वहां से अच्छे से मिल जाएगी। ये भी चीज़ की टेस्टिंग अच्छे से हुई नहीं है, तो ओनली टाइम कैन टेल। सिमिलरली से मतलब कोऑर्डिनेशन की भी इश्यूज हैं एंड देन सो ऑन। तो मतलब आप अभी इसको ना ऐसे मतलब एक वो तो मान सकते हो कि एक नई चीज शुरू हो रही है, पर आप ये नहीं मान सकते कि यार एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू दी वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो है एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर हमने ये दे दिया है ब्रिक्स के नाम से। ठीक बात, क्लियर? तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? यही है कि पहले तो ब्रिक्स क्या कर सकती है, यूनाइटेड नेशंस में हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं। इस चीज के लिए भी ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज हो सकता है, बिकॉज ब्रिक्स में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट है, वीटो पावर है। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड ऑफ कोर्स रशिया एंड चाइना, कि यार हाँ कैसे हमें और डेवलपिंग कंट्रीज को यूएन में लेके आना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आना, उसके बारे में बात कर सकती है। फिर कल को हम कोई जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिस इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोग्राम कर सकते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट साइबर क्राइम, अगेंस्ट से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगेंस्ट सच अदर कंसर्न्स। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सिमिलरली अगर हम कोई टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्रोग्राम बनाएं, तो इस तरह का इसका ऑफ कोर्स वे फॉरवर्ड स्कोप तो है। बट बात यही है कि अगर इकोनॉमिक डिफरेंसेस इसको टैकल किया जा सके, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को टैकल किया जा सके, जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उन सबको मैनेज किया जा सके, तभी ब्रिक्स जो है वो अच्छा आगे जा सकता है। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल था, क्रक्स आपको मैंने बता दिया है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको नोट्स के फॉर्म में तो मिल ही जाएगा। तो ये था ब्रिक्स। नेक्स्ट आपने शायद इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा होगा सी राजा मोहन का, कि सी राजा मोहन राइट्स। तो वो आर्टिकल था एससीओ मीट हाईलाइट्स चाइनाज ग्रोइंग रोल इन इनर एशिया एंड इंडियाज चैलेंज। तो पहले तो हमें यही पता हो कि एससीओ वाला जो रीजन है, मैप में अगर मुझे देखना हो तो ये किस रीजन की बात हो रही है। तो देखिए ये रहा रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये वाला जो रीजन है इसकी बात हो रही है। अब ये खबरों में क्यों था? बिकॉज चाइना के और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी दिल्ली में ये इस चीज़ को क्या कहते हैं उसे मीट में आए हुए हैं, इसको अटेंड कर रहे हैं। आपने शायद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसे वाले आर्टिकल्स भी पढ़े हों कि राजनाथ सिंह जी ने हाथ नहीं मिलाया, बस नमस्ते की और इस तरह की चीज़ें, वो सब अपने काम की नहीं है। हमें पता हो एससीओ क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फेलियर्स क्या है। तो सबसे पहले एससीओ है क्या? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। तो पहले अगर हेडक्वार्टर बीजिंग में है तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि चाइना मस्ट हैव बीन द फाउंडिंग मेंबर? ऑफ कोर्स। अब ये है क्या? ये
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था रशिया के टूटने के बाद, उसके तकरीबन 8-10 साल बाद, 10 साल बाद इसको बनाया गया था। क्यों? कि यार ये जो एरिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, रशिया, इस एरिया में जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इनर एशिया वाला रीजन है, वहां पर स्टेबिलिटी रहे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, सिक्योरिटी कंसर्न्स अच्छे रहे। अब इसके मेंबर्स में ना आपको याद रखना है कि पहले जो इसके मेंबर्स थे, ये आपको याद रखना है, रट्टा लगा लेना कि जो इसके पहले मेंबर्स थे वो 5 थे। हम उनको बोलते थे शंघाई 5। तो 2 तो सीधा ही हो गए, चाइना और रशिया। उसके बाद में कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान नहीं लिख के आना वहां पर प्रीलिम्स में जब आपको ऑप्शन आएगी। तुर्कमेनिस्तान इसका शंघाई 5 का मेंबर नहीं था, ताजिकिस्तान था। तो कौन सा हो गया? कजाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, इनको बोलते थे हम शंघाई 5। बाद में उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। इसके बाद क्या हुआ ना कि शंघाई 5 में या फिर एससीओ की बात करें, यहाँ पर ना चाइना का जो स्टेचर है वो बढ़ता जा रहा था। तो रशिया को लगा कि यार मैं कैसे बैलेंस करूं चाइना को। उन्होंने इंडिया को डलवा दिया बीच में कि चलो थोड़ा चाइना बैलेंस हो जाएगा। अब चाइना को लगा कि यार हम रशिया और इंडिया को कैसे बैलेंस करें, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करवा दिया 2017 में। तो इस तरह से देखो तो ये इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनकी आपस में ही नहीं बनती। फिर उसके बाद में इसकी प्रायोरिटी क्या है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन फिर बनाई क्यों है? जो ये एरिया है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। ये बाकायदा यहाँ पर इश्यूज हैं। कंट्रीज बोलती हैं कि यार हमने अलग हो जाना है, लड़ाई हो जाती है, प्रॉपर वायलेंस वाले इश्यूज हैं। तो इस वजह से कि यार इस एरिया में पीस वगैरह जो है वो क्रिएट करना है। अब इस समय इसका हेड कौन है? राइट नाउ इंडिया। जो ऐसे ऑफ कोर्स इसकी मेंबरशिप, चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है, तो अभी तो इंडिया ही आपको पता होगा। एनीवेज, अब यहाँ पे इशू क्या है कि यार हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो सेंट्रल एशिया में पीस लेके आएगी, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करेगी। लेकिन आप देखो कि अगर कहीं पर पूरी दुनिया में मसले चल रहे हैं, आप रशिया यूक्रेन उठा लो या इससे पहले 20 साल अफगानिस्तान देख लो, तो क्या ही किया है एससीओ ने? तो ये बहुत बड़ा एक इसके ऊपर एक जैसे क्वेश्चन मार्क उठता है। एनीवेज, इंडिया को क्या फायदा है एससीओ से? बहुत फायदे हैं। पहले तो इंडिया को एक सीरियस प्लेयर की तरह इमर्ज होता है एशिया में कि हाँ, एससीओ जो है इंडिया को एक ऐसा स्टैचर प्रोवाइड करता है जहां पर साउथ एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी इंडिया का एक अच्छी एंगेजमेंट होती है। फिर एक मल्टी अलाइनमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिलता है इंडिया को। फिर एक और चीज क्या है, लेट्स से कल को इंडिया की और पाकिस्तान की या इंडिया और चाइना की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और फॉर्मल मीटिंग्स हो नहीं सकती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको नहीं बुला सकते, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बुला सकते। तो एक प्लेटफॉर्म की तरह ही एक्ट करता है जहां पर एक इनफॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं कि यार अब एससीओ की मीट में तो जाना ही है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाना है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाना है। तो वहां पर क्या होगा कि एससीओ समिट काइंड ऑफ गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर्स एंड आल्सो चाइनीज लीडर्स, डेलीगेशंस, इंडियन रशियन लीडर्स एंड सो ऑन टू मीट इनफॉर्मली ऑन द साइडलाइंस। तो उसमें क्या होता है कि एक इसको बोलते हैं ना आइस ब्रेकिंग हो जाती है कि चलो यार हम दोबारा टॉक शुरू करें, चीज़ों को थोड़ा बेटर मैनेज करें एंड देन सो ऑन। फिर अगर कल को काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कोई जॉइंट टास्क फोर्स बनती है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, काउंटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ भी इस तरह का कोई कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम बनता है, तो इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो भी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली यहाँ से निकलता है, तो इसलिए हालांकि अजरबैजान, बाकू वगैरह से इधर से होते हुए निकलता है, तो उसमें भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, चलें आगे। तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट साउथ चाइना से। नेक्स्ट, आपने द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा होगा सुहासिनी हैदर का न्यूक्लियर लायबिलिटी को, कि न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज नॉट येट रिजॉल्व फॉर जैतापुर प्रोजेक्ट, फ्रेंच कंपनी ने ऐसा बोला है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें पता हों। पहले तो ये कि यार ये जैतापुर प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले चीज़ हमें यही बताओ कि जैतापुर प्रोजेक्ट क्या है, और दूसरा न्यूक्लियर लायबिलिटी क्या होती है। तो पहले जैतापुर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 9900 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में प्रपोज किया गया है। अब इसको बनाना था फ्रांस की कंपनी ने, जिसको हम EDF बोल रहे हैं। मुझे फ्रेंच नहीं बोलनी आती है, वो कैसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिसाइड दा फ्रांस जो भी बोलते हैं, तो उस तरह का इसका नाम है EDF, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्रांस। अब
it is going to be like one of the biggest power generation site of like through nuclear in the world, कि काफी बड़ी साइट है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो 9900 मेगावाट की। अब इसको बना तो रहा है फ्रांस की कंपनी। फिर मसला क्या है? मसला है यार न्यूक्लियर लायबिलिटी का। अब दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि न्यूक्लियर लायबिलिटी होती क्या है। उस अनलाइकली इवेंट में कि अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, जैसे चेरनोबिल में हो गया था, या जैसे आज से 12 साल पहले फुकुशिमा यहाँ पर जापान में हो गया था, वैसे होता नहीं है। बट अगर उस अनलाइकली इवेंट में कि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गया, कंट्री में सिविल वॉर होगी, लोगों ने अटैक कर दिया, या फिर कुछ कहीं से लीकेज हो गई, कहीं से कुछ हो गया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो भी सकती है। प्रॉब्ली आपने सुना होगा अभी लास्ट वीक लुधियाना में गैस लीक हुई है और उससे भी 11 लोग मर गए। और हमारी कंट्री में यूनियन कार्बाइड का केस तो जो भोपाल में जो गैस वो हुई थी लीक, हो तो आज तक फेमस है। तो उस अनलाइकली सिचुएशन में पहली चीज, लायबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, ऑपरेटर की या सप्लायर की। सप्लायर कौन हुआ? जिसने आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिया। मान लो फ्रांस की कोई कंपनी है अरीवा, या यूएसए की कोई कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स, उन्होंने आपको सामान प्रोवाइड किया। या फिर उसकी जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर कौन हो गया? से नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे वाला, या फिर PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह की कोई भी जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, नेशनल थर्मल, NTPC वगैरह जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या इसकी होगी, पहली। दूसरी चीज, किस किस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब एक तो ये है कि कोई फॉल्टी इक्विपमेंट है, वो खराब है, या फिर कोई ये प्रॉब्लम है कि यार अब अर्थक्वेक ही आ गया, या फिर कोई ऐसी चीज जो मतलब डिसाइडेड ही नहीं थी कि यार इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस केस में किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीगल। तीसरी, फिर कितनी लायबिलिटी होगी, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़, इकोनॉमिक सेंस में अगर हम बात करें तो कितनी कॉम्पोजिशन उनको देनी होगी। चौथी इशू होता है किस नेचर की लायबिलिटी होगी, ये बहुत बड़ा मसला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक होती है सिविल लायबिलिटी की, हाँ जी आपने ये प्रोजेक्ट चलाया था, ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और आपको 500 करोड़ जो है वो हमने लायबिलिटी आपकी लगाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डैमेजेस और कॉम्पनसेशन के लिए। एक तो ये हो गई। एक हो गया कि और जो आपका हेड है उसको हम 2 साल के लिए जेल भी कर रहे हैं, तो ये हो गई क्रिमिनल लायबिलिटी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी कि सिविल लायबिलिटी होगी, तो ये वाले सारे जो है इश्यूज जो है काफी सीरियसली चल रहे हैं। इस वजह से जैतापुर प्रोजेक्ट जो है उसमें भी अभी कुछ भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इस तरह से इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं अगर हम बात करें न्यूक्लियर के, बिकॉज ऑफ लायबिलिटी इश्यूज ओनली। इसको लेकर इंडिया में CLNDA, सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट भी है, जो बहुत सारे इश्यूज को डील करता है, जैसे कि यही कि क्या सेफ्टी कंसर्न्स हों, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी यही है कि इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है ऑपरेटर की। एक CSC बोलते हैं हम उसको, CSC, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997 में हमने एक वो बनाई कन्वेंशन, जिसका पर्पस क्या था कि यार हम एक काम करते हैं, एक सिंगल ग्लोबल रिजीम बनाते हैं कि किस तरह से कॉम्पनसेट किया करेंगे। एक नॉर्मल लॉ बने, एक नॉर्मल रिजीम बने, एक डायरेक्शन, एक कोड बना दे कि किस तरह से हम कॉम्पनसेट किया करेंगे अगर विक्टिम्स को, अगर कभी अनलाइकली इवेंट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है। इंडिया भी उसका पार्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेटर की होती है, जो उसको ऑपरेट करता है। पर इंडियन लॉ जो है वो सप्लायर की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी बॉटलनेक्स हो रही हैं। तो यही आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा था। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर लायबिलिटी होता क्या है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये द हिंदू में अगेन आर्टिकल पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज ऑफ वीटो इन UNSA ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड नॉट बाय मॉरल ऑब्लिगेशंस। अब यार इंडिया तो ये बात बोलेगा ही जब तक हमारे पास में खुद के पास में वो नहीं आ जाती, वीटो पावर नहीं आ जाती, तब तक तो ऐसा होता है ना कि इट्स वेरी इजी टू प्रीच टू एवरीवन। हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहने का पॉइंट क्या है, चलो पहले थोड़ा सा समझो कि वीटो क्या होता है।
यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है जिसमें सारी कंट्रीज बैठी हैं, तकरीबन सब कंट्रीज जो है जहां पे बैठी है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर इसी बॉडी के अंदर एक और बॉडी है जिसमें है टोटल 15 कंट्रीज। वो 15 कंट्रीज में से 10 हैं बेचारी जो थोड़ी हल्की हैं, जो जैसे क्रिकेट का मैच होता है 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 6 जो है बाहर स्टैंड में बैठे होते हैं, यार तुम देखो अभी मैच कैसा हो रहा है, अगले मैच में तुम्हें खिलाएंगे। तो ऐसे 10 कंट्रीज वो हो गई जिनको हम बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, और 5 कंट्रीज कौन सी होगी जिनको हम बोलते हैं परमानेंट मेंबर। ये 5 कंट्रीज जो है इनको हम क्या बोलते हैं, P5 परमानेंट 5। ये कौन सी है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। इनके पास में है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी जो प्रस्ताव आ रहा है यूनाइटेड नेशंस में, अगर वो सब कंट्रीज ने उसको यस बोला है, लेकिन इनमें से कोई एक कंट्री भी अगर उसको प्रोहिबिट कर देती है, बोलती है कि नहीं यार ये जो चीज़ है ये चीज़ थ्रू नहीं होगी, तो फिर वो चीज़ थ्रू नहीं होती। तो अब आप ऑब्वियसली देखोगे कि यार इसका मतलब ये तो यूनाइटेड नेशन जो है बहुत अनडेमोक्रेटिक सा हो गया। तो हाँ है ये। फिर उसके बाद में आप ये भी बोल सकते हो कि सर फिर तो सॉवरेन इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कि 2 सॉवरेन वो बराबर है ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ 5 ऐसी कंट्रीज है जिनको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है, वीटो पावर टू स्टार्ट विद, तो बिल्कुल है। अब इस चीज़ को भी जो कंट्रीज है वो बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को भी वी वुड हैव ट्राई टू कम टू टर्म्स विद दिस थिंग प्रोवाइडेड दैट द वीटो पावर वाज यूज्ड with moral obligations for the consideration of moral obligations। बट हो क्या रहा है कि जो चीज़ रशिया को नहीं समझ आती उसके फेवर की नहीं, नेशनल इंटरेस्ट की, वो वीटो कर देता है वो वाला प्रपोजल जो यूएसए को नहीं समझ आता वो यूएसए वीटो कर देता है। तो इस वजह से होना क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीटो रिफॉर्म्स भी 2-3 तरीके के आ सकते हैं। पहला तो यही है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तब गिनती के 40-50 देश थे, नई नई डीकॉलोनाइजेशन हुई थी, वर्ल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप सेंट्रिक था। आज की डेट में आप देखो तो कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये P5 कंट्रीज ही आप देख लो, USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इसी में देखो USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना में आपको कोई साउथ एशियन कंट्री नहीं दिख रही है, आपको कोई अफ्रीकन कंट्री नहीं दिख रही है, आपको कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं दिख रही है। लेकिन आज की डेट में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। फिर उसके बाद में दुनिया में 50+ इस्लामिक मुल्क हैं। देयर इज नॉट इवन वन इस्लामिक कंट्री इन दिस जो ये है P5 है वो भी नहीं है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यूरोप कितना ओवरली रिप्रेजेंटेड है। तो ओवरऑल एक तो हमें परमानेंट इसी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही रिफॉर्म्स की जरूरत है, UNSC की जो मेंबरशिप है। ओवर एंड अबव फिर उसके वीटो पावर किस किस केस में यूज हो सकती है, और अगर कोई कंट्री वीटो पावर यूज कर रहे हैं तो क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास में भी कुछ ऐसी पावर दो ना कि वो उसको 2/3 मेजोरिटी से ओवरराइड कर सके। कुछ तो ओवरराइडिंग पावर्स होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक, तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कि एक कंट्री ने अलेजेडली मान लो सीरिया में या कहीं और केमिकल वेपन्स का यूज किया, यूनाइटेड नेशंस में उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन आया, उसी कंट्री ने वीटो कर दिया। तो ये तो मतलब बहुत वो हो जाता है अनबिकमिंग ऑफ दोज हु प्रीच डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वैसे वाला हो जाता है। तो इंडिया का ये स्टैंड है कि यार मॉरल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से यूज नहीं होती है और इसलिए इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो चलो हर क्लास की तरह अब हम फाइनली करते हैं कपल ऑफ MCQs। पहला MCQ क्या है कि द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड रिमेनिंग 10 आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC का। 5 तो परमानेंट है जो P5 है वीटो वाले, बाकी जो है 10 जिनको रिपीटेडली सेलेक्ट किया जाता है वो कितनी देर के लिए होते हैं, तो आंसर इज 2 years, 2 साल के लिए होते हैं बच्चे ये। इसके बाद में फिर नए मेंबर ऐसे रोटेशन पे होता है। इंडिया भी 7-8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, इंक्लूडिंग राइट नाउ आल्सो इंडिया इज द नॉन परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट UPSC 2016 में क्वेश्चन आया था ब्रिक्स के ऊपर, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपेक। तो नो, द आंसर इज ब्रिक्स नॉट एपेक। दूसरा, द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। तो इसका भी जो आंसर है वो 2 ओनली है कि द हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, बिल्कुल ठीक है। बट
जो बैंक है वो एपेक ने नहीं सेट किया है, वो ब्रिक्स ने सेट किया है। और मैं आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आप क्वेश्चन लिखकर हमें आंसर देना कि डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज दैट ब्रिक्स ऑफर टू इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ब्रिक्स। दिस इज ऑल एज फार एज IR of the previous 2 weeks are concerned. I'll see you next Wednesday. Take care.